हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी। आज हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने लेक्चर के थ्रू। हम बार बार कहते हैं कि इंडिजीनियस इंडिया। तो इंडिजीनियस भारत को क्यों कहा जाता है या इनक्रेडिबल भारत को क्यों कहा जाता है? उसकी डाइवर्सिटी की वजह से। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि इंडिया एक डाइवर्स देश है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, इन सभी के लोग रहते हैं। और जब सोसाइटी के अंदर इतनी डाइवर्सिटी होती है तो उसका कल्चर, उसका आर्ट और उसके आर्ट फॉर्म्स में बदलाव आना भी ज़रूरी है। उसी में एक आर्ट फॉर्म की हम बात करेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं चित्रकला के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में। आप सभी को पता है कि फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ द पीपल। अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं और उसमें अलग अलग लिटरेचर लिखते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, जितनी भी मेजर पेंटिंग्स होती हैं इंडिया की, उसको छोटा सा डिस्कशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहली पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। राइट, देखिए ये जो मधुबनी पेंटिंग आर्ट है, इसकी शुरुआत होती कहाँ है, कहाँ पर ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसको समझिएगा। बेसिकली मधुबनी पेंटिंग्स का जो आर्ट फॉर्म है वो लगभग 250 सालों का पुराना आर्ट फॉर्म है, यानी कि 2500 ईयर्स ओल्ड आर्ट फॉर्म है। राइट, ये आर्ट फॉर्म आपको मेजरली मिलता है मिथिला के क्षेत्र में। अच्छा, अब ये मिथिला कहाँ है? तो भाई मिथिला जो है ये आपके बिहार के रीजन में पड़ता है। आज का बिहार, वहाँ पर मिथिला क्षेत्र हुआ करता था जहाँ के लोग मधुबनी आर्ट को प्रैक्टिस करते थे। हो गई कहानी क्लियर यहाँ तक की? अब देखिए होता क्या है, आज के समय पर ना ही सिर्फ इंडिया लेकिन भारत के साथ साथ नेपाल में भी मधुबनी पेंटिंग्स उतनी ही प्रचलित हैं, उतनी ही फेमस हैं। राइट, और दिन प्रतिदिन इसका जो एक आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन है वो और भी वास्ट होता जा रहा है। शुरुआती दौर में जब मधुबनी आर्ट फॉर्म को बनाने की शुरुआत हुई थी तो मात्र ये एक वॉल पेंटिंग थी। कैसी पेंटिंग थी बेटा? ये मात्र एक वॉल पेंटिंग थी, यानी कि दीवारों पे बनाई जाती थी या फिर केव्स यानी कि गुफाओं पर बनाई जाती थी। ठीक है, अब जब मधुबनी में एक बार या मिथिला क्षेत्र में एक बार अर्थक्वेक आया, यानी कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम जी आर्चर। क्या नाम था बेटा? विलियम जी आर्चर। इस व्यक्ति ने 1924 में हमें ये खोज के दिया कि भाई मिथिला क्षेत्र में एक अलग प्रकार की पेंटिंग होती है जिसे हम मधुबनी आर्ट फॉर्म कहते हैं। उस समय ये सिर्फ और सिर्फ गुफाओं में ही सीमित थी, दीवारों में ही सीमित थी घर की, उससे ज़्यादा ये एक्सपांड नहीं हो पाई थी। लेकिन आपको पता है कि कमर्शलाइजेशन का दौर है और मधुबनी आर्ट पेंटिंग भी कमर्शलाइज होकर फाइनली अब कपड़ों पर, बैग्स पर, कैनवास पर उतर कर आ चुकी है और एक बहुत ही अच्छा कल्चर रिप्रेजेंट करती है भारत का। विलियम जी आर्चर ने जब 1924 में हमें ये बताया कि मधुबनी आर्ट फॉर्म उन्होंने यहाँ पर केव्स और वॉल्स में देखी, तो उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया कि भाई मधुबनी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर जियोमेट्रिक सिंबल की मदद से बनाई जाती हैं। जियोमेट्रिक सिंबल आप समझते हैं, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसे फिगर्स उन्हें देखने को मिले हैं। राइट, ये जो पेंटिंग्स होती थी वो बेसिकली डेली लाइफ यानी कि जो डेली एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करती थी। राइट, इन्होंने मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ को, ध्यान दीजिएगा, मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट किया, यानी कि भगवान की कहानियों को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू पर रिप्रेजेंट किया है। ऐसा कहा जाता है कि मिथिला क्षेत्र के थे राजा जनक। कौन था? मिथिला क्षेत्र के थे राजा जनक। जब राजा जनक ने सीता का विवाह राम जी से करवाया, उस समय का पिक्चराइजेशन भी हमें मधुबनी आर्ट फॉर्म में मिलता है। तो क्यों नहीं कह सकते हम कि भारत इनक्रेडिबल है? राइट, ये तो हमने पहली पेंटिंग एक पढ़ी है, ऐसी कई पेंटिंग्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार फटाफट से रिकॉल करिए कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से शुरू हुई भाई? मिथिला रीजन से शुरू हुई, जो आज के समय पर बिहार में पड़ता है। ये सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है बल्कि नेपाल में भी इसका एक्सपांशन हो चुका है। इसकी शुरुआत मात्र एक केव पेंटिंग के रूप में हुई थी, जो आज कमर्शलाइज होकर पेपर, कैनवास और इसके साथ साथ यहाँ पर कपड़ों और बैग्स पर भी पहुँच चुकी है।
राइट। विलियम आर्चर ने इसकी खोज 1924 में करी और भारत को मधुबनी आर्ट फॉर्म के बारे में बताया। इसमें जियोमेट्रिकल साइंस होते हैं और इसके साथ साथ मिथोलॉजिकल स्टोरीज होती है जिसमें हमें भगवान की कहानियों के बारे में भी पता चलता है। फॉर मोर क्लियरेंस आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मधुबनी आर्ट फॉर्म जो है वो किस तरीके से भारत में उपयोग किया जाता है। ये था हमारा पहला आर्ट फॉर्म और अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आर्ट फॉर्म की तरफ, यानी कि दूसरी पेंटिंग की तरफ, जिसे हम वारली पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम वारली पेंटिंग्स की बात करें तो वारली पेंटिंग्स की शुरुआत होती है लगभग 10th सेंचुरी एडी में। कब होती है भाई वारली पेंटिंग्स की शुरुआत? 10th सेंचुरी एडी, 10वीं शताब्दी में होती है। अगर हम एक बार 10th सेंचुरी एडी पर पहुँचें तो आपको समझ में आएगा कि ये वो समय था जब यहाँ पर राजपूत रूल किया करते थे। ठीक, ये एक ऐसा समय था जब यहाँ पर मुस्लिम इन्वेजन्स भी शुरू हो चुके थे। बेसिकली ये पेंटिंग हमको कहाँ पर मिली है? नासिक के रीजन में मिली है। ठीक है, नासिक कहाँ पड़ता है बेटा? नासिक पड़ता है आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, राइट। तो वारली पेंटिंग्स कहाँ मिली हैं हमें? नासिक के क्षेत्र के महाराष्ट्र रीजन में मिली है। देखिए, वारली पेंटिंग्स जो है इसे हम ट्राइबल पेंटिंग्स भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम ट्राइबल पेंटिंग्स भी कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे भाई, कौन सी ट्राइब इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती थी? तो भाई सह्याद्री रीजन में, राइट, सह्याद्री की पहाड़ियों में जो ट्राइब रहती थी उन्हीं ने नासिक के गुफाओं में ये वारली पेंटिंग्स को बनाया। कहाँ पर बनाया? सह्याद्री की गुफाओं में, नासिक में इन पेंटिंग्स को बनाया है। एक बार मैं आपको बोलूँगी कि इस पिक्चर की तरफ देखिएगा तो आप इस पिक्चर को बहुत इजीली देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जियोमेट्री का उपयोग इस पिक्चराइजेशन में किया गया है। किसका उपयोग किया गया बेटा? ज्योमेट्री का उपयोग इसमें किया गया है। मेजरली ज़्यादातर तौर पर इसमें सर्कल और इसके साथ साथ ट्रायंगल्स का उपयोग किया गया है। अब हमारे दिमाग में अगला क्वेश्चन जो बनना चाहिए कि भाई ये पेंटिंग्स में बनाते क्या हैं, हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, इन्होंने क्या बनाया है? तो देखिए, वारली पेंटिंग्स जो लोग करते हैं वो मेजरली अपने दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी यानी कि डेली एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें हमें मिथोलॉजिकल कहानियाँ, भगवान की फ़ोटोज़, ऐसी कोई भी कहानी नहीं मिली, बल्कि हमको डेली एक्टिविटीज़ की पिक्चराइजेशन मिलती है। जैसे कि ये लोग फार्मिंग करते थे, ठीक, तो उसकी पिक्चराइजेशन आपको मिल गई। हंटिंग करते थे, उसकी पिक्चराइजेशन हमको मिल गई। और धीरे धीरे जब समय बदलता गया तो हमने ये देखा कि वारली पेंटिंग्स मेजरली हमें क्या बता रही हैं? इनके त्योहारों के बारे में बता रही हैं और इनके फेस्टिवल्स के बारे में बता रही हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ट्राइबल लोग अधिकतर फेस्टिवल कब मनाते हैं? जब किसी फसल की हार्वेस्टिंग होती है। क्या होती थी बेटा? हार्वेस्टिंग होती थी। अच्छा, ये फसल लगाते हैं, फार्मिंग करते थे, तो भी पिक्चर से यानी कि आर्ट फॉर्म से ड्राइंग कर कर उस इवेंट को सेलिब्रेट करते थे, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। अब बताइए, आया समझ? क्या पढ़ा हमने दूसरी पेंटिंग के बारे में पढ़ा जिसका नाम था वारली पेंटिंग। ठीक है, वारली पेंटिंग कहाँ से आई है? 10वीं शताब्दी से आई है, 10th सेंचुरी एडी से आई है। इस पेंटिंग को हमने किस क्षेत्र में देखा, किस रीजन में देखा? नासिक महाराष्ट्र के रीजन में देखा, जिसे सह्याद्री की ट्राइबल एरियाज के लोग जो है वो बनाया करते थे। ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सिंबल्स का उपयोग किया जाता है और मेजरली ये पेंटिंग्स रिप्रेजेंट करती है डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, राइट, हंटिंग, फिशिंग, ऐसी सभी एक्टिविटीज़ अपनी पेंटिंग के थ्रू इस ट्राइब ने हमें रिप्रेजेंट करके दी, जो आज एक विश्व धरोहर के रूप में देखने को मिलती है। आप विश्व के कल्चर में बात करें तो वारली पेंटिंग्स का नाम बिल्कुल सुनाई पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ, जिसका नाम है काली घाट पेंटिंग। देखिए, काली घाट पेंटिंग नाम से ही आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, राइट। काली घाट यानी कि गॉडेस काली की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ये भी पेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पर, तो बहुत ज़्यादा है। क्लोथ्स में भी, कपड़ों में भी, इवन साड़ीज़ में भी आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देखिए, काली घाट पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले ये देखिए, तो आपको पता है कि जो बंगाल का रीजन है, कलकत्ता वाला रीजन है, यहाँ पर गॉडेस काली को बहुत ज़्यादा माना जाता है। वहाँ का जो पूजन पाठ है वो बहुत एक्सटेंड तक होता है।
ठीक है। तो उस समय पर जो काली गॉडेस के टेम्पल हुआ करते थे, यानी कि काली टेम्पल हुआ करते थे, कहाँ पर होते थे ये टेम्पल? कलकत्ता में हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में ये जो टेम्पल्स हुए करते थे काली गॉडेस के, उनकी दीवारों पर, उनकी दीवारों के बाहर हमने ये पिक्चर देखा। अच्छा, कौन से समय की हम बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2500 साल पुरानी की, यानी कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट टाइम्स, है ना। एंशियंट टाइम्स में कलकत्ता के क्षेत्र में हमें जितने मंदिर मिले वहाँ पर हमको ये पिक्चराइजेशन मिला, ठीक है। और इसी पिक्चराइजेशन का नाम धीरे धीरे क्या पड़ गया? कालीघाट पेंटिंग्स पड़ गया। अब क्योंकि कालीघाट पेंटिंग्स काली टेम्पल के बाहर थी, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इस पेंटिंग्स में क्या बना होगा, कौन से डिज़ाइंस बने होंगे। तो बेटा इसमें डिज़ाइन बने थे मेजरली काली गॉडेस के, यानी कि जो काली माता होती हैं उनके फोटोज़ बहुत ज़्यादा बने थे। लेकिन यहीं तक कहानी नहीं रुकती, इसके साथ साथ कई सारे मिथोलॉजिकल पिक्चर्स भी हमको देखने को मिले हैं, राइट। मेजरली शिव पार्वती का विवाह पिक्चराइजेशन में देखने को मिला, कृष्ण और यहाँ पर राधा की लव स्टोरी के बारे में देखने मिला, राम सीता की पिक्चराइजेशन देखने को मिली। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं? कालीघाट पेंटिंग्स में मिलती हैं। एक बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो कालीघाट पेंटिंग्स हैं इसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते थे वो बेसिकली ऑर्गेनिक कलर्स होते थे, राइट। कैसे कलर्स होते थे? देखो, जितनी पेंटिंग्स पुरानी हैं उसमें मेजरली ऑर्गेनिक कलर ही होंगे, ये बात तो हमें पता है। अब धीरे धीरे बने हैं यहाँ पर कमर्शियलाइज्ड कलर, लेकिन ऑर्गेनिक कलर्स में क्या उपयोग किया जाता था? इंडिको का उपयोग किया जाता था, यानी कि नील का उपयोग किया जाता था, ठीक है। नील के साथ साथ ओचरे कलर यानी कि गेरू कलर का उपयोग किया जाता था। मेजरली इसमें ग्रीन कलर आता है, येलो कलर आता है और रेड कलर आता था। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं जिसमें काली गॉडेस का रिप्रेजेंटेशन और उनसे संबंधित जितनी भी मिथोलॉजिकल कहानियां हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, वो किस में रिप्रेजेंट की गई हैं? कालीघाट पेंटिंग में रिप्रेजेंट की गई हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी पेंटिंग्स पढ़ी भाई? 3 पेंटिंग्स मैंने आपको पढ़ाई, जिसमें पहली थी मधुबनी पेंटिंग, कहाँ से संबंधित थी? मिथिला क्षेत्र से संबंधित थी। दूसरी मैंने आपको पढ़ाई वारली पेंटिंग, जो कहाँ से संबंधित है? नासिक के रीजन से संबंधित है। तीसरी हमने पढ़ी कालीघाट पेंटिंग, जो कहाँ से संबंधित है भाई? कलकत्ता के काली मंदिर, काली टेम्पल से संबंधित है, जो हमें मेजरली मिथोलॉजिकल स्टोरीज बताती हैं। किसकी भाई? काली गॉडेस की। चलिए नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है फाड़ पेंटिंग। फाड़ पेंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो फाड़ पेंटिंग्स है ना, ये आपको भारत के वेस्टर्न क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, यानी कि इस रीजन में देखने को मिलेंगी। मेजरली ये पेंटिंग्स बिलोंग करती थी कौन से क्षेत्र से? राजस्थान वाले क्षेत्र से। एक बार हम इस पेंटिंग की तरफ देखेंगे तो ये क्या जता रही है? ये ग्रैंडियर्स जता रही है, यानी कि जो ग्रांडनेस होती है ना हीरोज़ की, राजाओं की, वो किस तरीके से रहते हैं, ग्रैंड तरीके से रहते हैं, वो बता रही। अगर आप राजपूत राजाओं की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि उनका जो रहन सहन हुआ करता था वो बहुत लग्जूरियस और ग्रैंड होता था, राइट। और वही रिप्रेजेंटेशन हमको किस पेंटिंग्स में मिला है? फाड़ पेंटिंग्स में मिला है। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो भाई इसका ओरिजिन होता है राजपूत एरा से। ध्यान दीजिएगा कौन से एरा से शुरू हुआ इसका? राजपूत एरा से। देखिए ये जो मिडाइवल इंडिया की शुरुआत हुई है ना, राइट, मिडाइवल भारत की शुरुआत हुई है लगभग 7th सेंचुरी से लेकर के 17 सेंचुरी एडी तक जो मिडाइवल इंडिया चला है, इसमें हमने कुछ चेंजेस इंडिया की सोसाइटी में देखे, जिसमें एक चेंज आता है इंक्रीमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और उस कल्चर में पेंटिंग आर्ट फॉर्म की भी ग्रोथ हुई। यही पेंटिंग आर्ट फॉर्म की ग्रोथ राजपूत रीजन में भी हुई, जिसमें हम फाड़ पेंटिंग का नाम जो है वो सबसे पहले लेंगे। ठीक है, कब शुरू हुआ बेटा? राजपूत के एरा में हुआ। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं भाई? तो ये पेंटिंग्स बेसिकली हीरोज़ की स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं,
राइट। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? हीरोज की स्टोरी को। अगर मिथोलॉजी में यानी कि हमारी जो पुरानी कहानियां हैं उसमें भी कोई ऐसी कहानी है जो युद्ध से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? युद्ध से रिलेटेड है, हमें लड़ाइयों की कहानी बताती है, तो वो सारी चीज़ें किसके फॉर्मेट में पिक्चराइज्ड की गई? वो फाड़ पेंटिंग के फॉर्म में पिक्चराइज की गई। इसके अलावा राजपूत समाज के जितने भी रूलर्स रहे हैं, ग्रेट रूलर्स रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने अपने पावर को दिखाकर, अपने यू कैन से मिलिट्री स्किल्स को दिखाकर राज्य को बनाकर रखा, ये सारी बातें भी हमको किस में दिखेंगी? फाड़ पेंटिंग्स में दिखेंगी। अच्छा, फाड़ पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँ तो ये बॉर्डर्ड होती थी अलग अलग कलर से। कैसे बॉर्डर्ड होती थी? अलग अलग कलर से बॉर्डर्ड होती थी। और मेजरली इस पर जो ध्यान दिया गया है वो ग्रैंडिंग, लोगों से ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि लोगों का रहन सहन कैसा था, वो अपने आप को ग्रांड कैसे बना सकते हैं, लग्जूरी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर की पेंटिंग हमने जो पढ़ी है वो है फाड़ पेंटिंग, जो कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान के रीजन से बिलोंग करती है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग पर, जिसका नाम है कलमकारी पेंटिंग। ठीक है, कलमकारी पेंटिंग के नाम से ये समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कलमकारी जो है वो दो शब्दों से बना है, जिसमें आ रहा है, एक आ रहा है आपका कलम और दूसरा आ रहा है कारी। अच्छा, कलम का मतलब आप सबको पता है, पेन पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं, उसकी कारी यानी कि उसका आर्ट फॉर्म, उसकी मदद से बनाने वाला आर्ट फॉर्म। ये जो कलमकारी पेंटिंग्स है ना बेटा, ये मेजरली हमें किस रीजन में देखने को मिली है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश के रीजन में देखने को मिली है। ठीक है, कौन से रीजन में देखने को मिलेंगी कलमकारी पेंटिंग्स? आंध्र प्रदेश के रीजन में देखने को मिलेंगी। कलमकारी पेंटिंग्स को हम ब्लॉक पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं बेटा? ब्लॉक पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं। मेजरली कलमकारी पेंटिंग्स बनाई कैसी जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कलमकारी पेंटिंग्स में हैंड्स यानी कि हाथों का उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। अब ये जो ब्लॉक्स हैं ये वुडन यानी कि लकड़ी के बने ब्लॉक्स होते हैं। कैसे ब्लॉक्स होते हैं? ये वुडन ब्लॉक्स होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, और इन लकड़ी के ब्लॉक्स पर डिज़ाइन बनाया जाता है और फिर उसको कलर के माध्यम से या तो फिर किसी पेपर पर या तो फिर किसी कैनवास पर उतारा जाता है। अच्छा, जो कलमकारी पेंटिंग है इसमें जो बॉर्डर है वो बहुत ही इंट्रिसिक आर्ट से डिज़ाइन होती है, राइट। इसकी जो बॉर्डर है वो बहुत ही इंट्रिकेट आर्ट से डिज़ाइन होती है, इस बात को हम याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन बनता है कि भाई कलमकारी पेंटिंग्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो कलमकारी पेंटिंग्स भी रिलीजियस थीम से बनाई जाती है ना, सोशल थीम का कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। देयर इज़ नो रेलेवेंस ऑफ सोशल थीम। ये रिलीजियस थीम से बनाई जाती हैं और इसमें हम मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कलमकारी पेंटिंग एक ब्लॉक पेंटिंग के नाम पे जानी जाती है, जो इसकी शुरुआत है वो किससे हुई थी? पेपर फॉर्मेट से हुई थी, यानी कि पेपर्स के ऊपर इसको बनाया गया था। लेकिन जैसे ही साल बीतते गए हमने देखा कि पेंटिंग्स का जो शौक़ है वो लोगों में बढ़ता गया और ये होने लगी कमर्शियलाइज। कैसे होने लगी? बेची जाने लगी, कमर्शियलाइज होने लगी। अब जब किसी पेंटिंग को बेचना है तो आप समझेंगे पेपर पे वो क्वालिटी तो है नहीं। फाइनली इसको उतारा गया क्लोथ्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, और अब बनाया गया है कैनवास के ऊपर। हमने जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पर पढ़ी हैं, कुछ एंशिएंट पेंटिंग्स हैं, कुछ मिडाइवल एरा से शुरू हुई, तो कुछ पेंटिंग्स केव्स में बनाई जाती थी, दीवारों पे बनाई जाती थी, कुछ पेपर्स पे बनाई जाती थी। हालांकि इनकी शुरुआत इनकी जड़ से हुई है, लेकिन आज सारी पेंटिंग्स जो है वो कैनवास पर उतर चुकी हैं और इसका कमर्शलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो होपफुली आपको पांचवी पेंटिंग दैट इज़ कलमकारी पेंटिंग भी समझ में आई हो। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ पढ़ेंगे हम, जिसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध। जब आप यहाँ पर मुगल्स का टाइम देखेंगे, कौन सा समय देखेंगे बेटा? मुगल एरा देखेंगे, तो मुगल एरा के एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट फॉर्म में भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मिनिएचर पेंटिंग। अब ये मिनिएचर पेंटिंग है क्या?
मिनिएचर शब्द से हमको एक बात समझ में आ रही है कि कोई बहुत छोटी चीज़ की बात हो रही है। देखिए, अभी तक इंडिया में जो कल्चर था पेंटिंग से रिलेटेड, दीवारों पर पेंटिंग्स हो रही हैं, राइट, केव्स पर पेंटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े पेपरों पर पेंटिंग्स हो रही हैं, लेकिन मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं, यानी कि छोटी छोटी पेंटिंग्स का जो इन्फ्लुएंस है वो तब आया जब भारत में दूसरा कल्चर मिलने लगा, और वो कल्चर था मुगल्स का कल्चर। ठीक है, किसका कल्चर था बेटा? मुगल्स का कल्चर। ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये 3 आर्ट से मिलकर बनी है, यानी कि ये जो आर्ट या कल्चर है ये हमें 3 कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से कल्चर हैं? सबसे पहली बात, इसमें हमको इंडियन डिज़ाइंस भी देखने को मिले। ठीक, दूसरी बात, हमें इसमें पर्शियन डिज़ाइंस भी देखने को मिले, और इसके साथ साथ हमें इसमें इस्लामिक कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं। कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं? इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक। क्योंकि इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी भाई? तो भारत में हुई थी मुगल्स के आने तक। आपको पता है कि मुगल्स जो हैं वो भारत में कौन सी सेंचुरी में आए हैं? तो वो 16th सेंचुरी में भारत में आए, और इसके बाद 200 सालों तक का एक लंबा शासन जो है उन्होंने भारत में किया। राइट, बाबर से इसका आगमन होता है, और औरंगजेब तक ये कहानी 1707 तक चलेगी, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। आप लोगों को पता है कि बाबर के बाद, राइट, बाबर भी शौकीन तो थे ही, लेकिन बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद यहाँ पर बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और फिर शाहजहां। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे ज़्यादा शौकीन व्यक्ति जो था पेंटिंग्स का, जिसे भारत में पेंटिंग्स का जनक भी कहा जाता है, उसमें नाम आता है जहांगीर का। किसका नाम आता है? जहांगीर का। जहांगीर के समय पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हैं। हालांकि अगर मिनिएचर पेंटिंग का क्रेडिट हम किसी टेन्योर को देंगे तो किसको देंगे? मुगल पेंटिंग्स को देंगे, राइट। अब मिनिएचर पेंटिंग्स होती क्या है? देखिए, इस पिक्चर को अगर आप देख पा रहे हैं तो मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है किसी भी मुख्य इवेंट को, किसी भी बड़ी घटना को एक छोटे से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। मिनिएचर पेंटिंग्स क्योंकि मुगल्स ने शुरू करी थी, तो हमारी मिथोलॉजी और हमारे भगवान से रिलेटेड पिक्चराइजेशन तो उसमें होगी नहीं। ठीक है, तो फिर क्या पिक्चराइजेशन होती थी? देखिए, छोटे छोटे इवेंट्स। आपको पता है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने से पहले एक विलियम रॉ आए थे, जो जहांगीर के पास गए थे मंजूरी लेने। तो जब वो गए तो उसको पिक्चर के फॉर्मेट में निकाल दिया, राइट। अकबर यहाँ पर अगर कोई युद्ध कर रहे हैं तो उसको पिक्चर के फॉर्मेट में निकाल दिया। तो बेसिकली जितने भी इन लोगों की लाइफ में मेजर इवेंट्स हुआ करते थे, उनको पिक्चर के फॉर्मेट में जब इन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो इसी को हम मिनिएचर पेंटिंग्स के रूप में कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया पिछली पेंटिंग से इसमें अंतर क्या है, कैसे बनाई जाती थी मिनिएचर पेंटिंग? तो बहुत बड़ा अंतर है। अभी तक की जितनी भी पेंटिंग्स मैंने आपको पढ़ाई, उसमें या तो ऑर्गेनिक कलर्स का उपयोग किया गया या अन्य किसी कलर्स का उपयोग किया गया, लेकिन ये जो मिनिएचर पेंटिंग है इसमें मिनरल्स का उपयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, मिनरल्स का उपयोग किया गया, जिसमें मेजरली गोल्ड, राइट, सिल्वर, ठीक, कॉपर और लेड की मदद से पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो बेसिकली यहाँ पर पेंटिंग्स कैसे बनाई जा रही हैं? मिनरल्स की मदद से बनाई जा रही हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड पर। इसका जो बैकग्राउंड होता था वो किसी हार्ड सब्सटेंस का बनाया जाता था। पेपर पर तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता था, और मिडाइवल इंडिया के समय पर ये पेंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक, इवन अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की बात करें, उनके इन्वेजन की बात करें, एडवेंट की बात करें, तो उनका भी ध्यान इस मिनिएचर पेंटिंग्स पर गया, और फिर उन्होंने क्या किया, इस मिनिएचर पेंटिंग में क्रिश्चियन आर्किटेक्चर को, क्रिश्चियन आर्ट्स को भी जोड़कर और भी ज़्यादा पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग्स में हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको रिवाइज करिए। सबसे पहले हमने बात करी कि इसमें 3 चीज़ों के इन्फ्लुएंस हैं। पहला, इंडियन आर्ट का इन्फ्लुएंस है, पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस है, तीसरा इस्लामिक आर्ट का इन्फ्लुएंस है। इसकी शुरुआत हुई मुगल्स के आने से, और मुगल्स के समय पर यह बहुत पॉपुलर होता है, जिसमें जहांगीर जो है वो सबसे ज़्यादा पेंटिंग करने के शौकीन होते थे, और इन्हीं के समय पर सबसे ज़्यादा पेंटर्स को मुगल कोर्ट में शरण मिली।
ठीक। मेजर इवेंट्स यानी कि जितने भी मुख्य इवेंट्स होते थे उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इसमें मिनरल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड इस तरीके की चीज़ों का उपयोग किया गया है। अब बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? 6 पेंटिंग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला आर्ट फॉर्म है आपका गोंड पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो तो रिसेंटली गोल्ड पेंटिंग्स को नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला है, यानी कि यहाँ पर एक महिला है जिन्हें हम दुर्गा व्योम के नाम से जानते हैं, दुर्गाबाई व्योम के नाम से जानते हैं, उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भैया गोंड पेंटिंग भारत की सोसाइटी का, भारत के कल्चर का एक कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, आइए समझते हैं गोंड पेंटिंग के बारे में। तो देखिए सेंट्रल इंडिया में मेजरली, कहाँ पर बेटा? सेंट्रल इंडिया में मेजरली एक ट्राइब रहती है जिसको हम गोंड ट्राइब के नाम से जानते हैं, है ना। कहाँ रहती है ये ट्राइब? सेंट्रल इंडिया के रीजन में। मेजरली ये कंसिस्ट करता है मध्य प्रदेश का रीजन और छत्तीसगढ़ का रीजन। कहाँ पर भाई? मध्य प्रदेश का रीजन और छत्तीसगढ़ का रीजन, राइट। तो ये जो गोंड पेंटिंग्स है यहाँ पर रहने वाली गोंड ट्राइब के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? गोंड पेंटिंग गोंड ट्राइब के द्वारा की जाती है। शुरुआत में ये पेंटिंग किसी भी हार्ड बैकग्राउंड के ऊपर, हार्ड सब्सटेंस के ऊपर होती थी, राइट। किसके ऊपर होती थी? किसी भी हार्ड सब्सटेंस के ऊपर होती थी, लेकिन आज के समय पर कैनवास पर ये पेंटिंग की जाती है। अभी प्रधानमंत्री को भी दुर्गाबाई व्योम ने एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाकर गिफ्ट की थी। इस पेंटिंग में क्या क्या बनाया जाता है? हमेशा आप देखेंगे इस पे नेचुरल एलिमेंट्स की पिक्चराइजेशन की जाती है, राइट। गोंड पेंटिंग में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ नेचुरल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। पीकॉक का पिक्चराइजेशन किया गया है, अलग अलग एनिमल्स का पिक्चराइजेशन किया जाता है, फ्लोरल पिक्चराइजेशन किया जाता है, फूल बनाए जाते हैं, फूल, पत्ती, पेड़। बेसिकली यही सब चीज़ें आप गोंड की पेंटिंग्स में देखेंगे, राइट। गोंड ट्राइब कहाँ रहती है? सेंट्रल इंडिया में रहती है, जो एमपी और छत्तीसगढ़ के रीजन को मेजरली कवर करेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये कौन से कलर का उपयोग करते हैं। देखिए कलर में अगर हम बात करें तो गोंड जो है वो पूरे देश से थोड़ा सा अलग होते हुए हमें दिखते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, किसी भी नेचुरल चीज़ को नहीं छोड़ा। इन्होंने मिट्टी से कलर बना लिया, इन्होंने प्लांट से कलर निकाल लिया, फ्लावर से तो आप जानते ही हैं कि फ्लावर्स के कलर्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंडिगो का कलर इन्होंने कर लिया, इसके साथ साथ ओचरे कलर, गेरू का कलर इन्होंने कर लिया। तो ये जितने भी नेचुरल कलर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, इन सभी का उपयोग कौन करता है? गोंड ट्राइब करती है और वहाँ से बनाती है गोंड पेंटिंग्स को। बनाता है ये इनक्रेडिबल भारत को? बिल्कुल बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगली पेंटिंग की तरफ, जिसका नाम है पट्टाचित्र, राइट। क्या नाम है बेटा? पट्टाचित्र इसका नाम है। अब पट्टाचित्र से क्या समझ में आ रहा है भाई? तो पट्टाचित्र से ये समझ में आ रहा है ये किसी ना किसी पट्टे के ऊपर बनाया जाता है, यानी कि छोटा सा पटिए का जो हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अब बेसिकली कहाँ से आई ये पेंटिंग्स? तो बेसिकली ये पेंटिंग्स आई हैं उड़ीसा के रीजन से। कहाँ से आई है बेटा? उड़ीसा के रीजन में इस पेंटिंग्स का मेजरली उपयोग किया जाता है। देखिए एक बात यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि पट्टाचित्र इस तरीके से बनाए जाते हैं। पट्टाचित्र के इन्फ्लुएंस में अगर आप देखें तो ब्यूटीफुल बॉर्डर्स और फिर बॉर्डर के अंदर बॉर्डर, तो जितने भी जियोमेट्रिक साइंस होते हैं ना, जियोमेट्रिक साइंस का उपयोग करके इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू कुछ कहानी को बताने की कोशिश की है। क्या कोशिश की है? कहानी को बताने की कोशिश की है। उड़ीसा के रीजन में इसकी शुरुआत हुई। इस पे जो शुरुआत हुई थी वो किसी ना किसी क्लॉथ के ऊपर हुई थी। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लॉथ के ऊपर इस पिक्चर्स को बनाया जाता था। एक वाइट कलर का जो यहाँ पर कपड़ा होता है उसके ऊपर उसको पट्टे के फॉर्मेट में या किसी पट्टे के ऊपर लपेट लिया जाता है और उसके ऊपर ये पेंटिंग्स की जाती हैं, डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, ठीक है। रही बात कलर की, फिर दिमाग में आता है भैया उड़ीसा के रीजन में जब पट्टाचित्र बनना शुरू हुआ था, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 7वीं 8वीं शताब्दी की, यानी कि 7th या फिर 8th सेंचुरी की।
जब ये पट्टा चित्र बनना शुरू हुआ था, जब कमर्शियलाइज्ड कलर तो थे ही नहीं, जब कमर्शियलाइज्ड कलर नहीं थे तो इन्होंने किसका उपयोग किया है? इन्होंने मेजरली यहाँ पर यूज़ किए हैं नेचुरल कलर्स। किसका उपयोग किया है भाई? तो नेचुरल कलर्स का इन्होंने उपयोग किया है। हो गई कहानी क्लियर? अगली पेंटिंग जो आपने पढ़ी थी वो थी आपकी पट्टा चित्र। पट्टा चित्र की शुरुआत कहाँ पर हुई? पट्टा चित्र की शुरुआत होती है उड़ीसा में। किस चीज़ के ऊपर हुई? कपड़े के ऊपर हुई, जो हमें मेजरली मिथोलॉजिकल कहानियाँ यानी कि मिथोलॉजिकल स्टोरीज हमारी डीटीज की, जैसे कि राम कृष्ण के बारे में, ठीक, शिव पार्वती के विवाह के बारे में, और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना, उसको पट्टा चित्र में इन्होंने छाप के पूरी तरीके से एक छोटे छोटे सर्कल्स बनाकर इस कहानी को रिप्रेजेंट करने की क्या करिए? कोशिश करिए। ठीक है, तो पट्टा चित्र क्लियर हो गया। अगला है आपका केरल का मुराल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी बना था कि मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं, राइट? इसी वजह से हमने ये लेक्चर को चूज़ किया है कि आप पेंटिंग्स को आज हम समझ लेते हैं। तो केरला की मुराल्स क्या होती हैं? देखिए, मुराल पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स होती हैं जो किसी भी हार्ड सब्सटेंस पर बन रही हैं, यानी कि दीवारों पर बन रही हैं, वॉल्स पर बन रही हैं, पिलर्स के ऊपर बनाई जा रही है। साउथ इंडिया का एक कल्चर हमने देखा है, साउथ इंडिया में ये मेजरली शुरू हुआ था। यहाँ पर द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल्स बनते थे। कौन से आर्किटेक्चर के? द्रविड़ा आर्किटेक्चर के टेम्पल्स बनते थे, और इस टेम्पल्स की दीवारों पर हमने या तो कुछ लिखा हुआ पाया मेजरली इंस्क्रिप्शन के तौर पर, या फिर इसमें कोई ना कोई चित्रकला को पाया। तो जो केरला के टेम्पल्स होते थे ना, उस टेम्पल्स में हमने ये मुराल्स देखे, या केरल में कोई गुफाएं होती थी तो उनकी दीवारों पर हमने ये मुराल पेंटिंग्स देखी है। तो मेजरली ये मुराल पेंटिंग्स की शुरुआत जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी से ही हो गई थी। कब से हो गई थी बेटा? 2nd सेंचुरी बीसी से हो गई थी, जब साउथ इंडिया में संगम एज चल रही थी, चोला चेरा पांड्यास वाला समय चल रहा था। ठीक है, केरला मुराल्स। अब ये मुराल पेंटिंग्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कहाँ पर बनती हैं, हार्ड सब्सटेंस के ऊपर बनती हैं। हालांकि शुरुआत तो हार्ड सब्सटेंस से हुई थी, अब कमर्शियलाइजेशन हो गया तो सिर्फ वहीं तक सीमित रही क्या? नहीं रही। अब कहाँ पर बढ़ गई हैं? कैनवास के ऊपर भी बनने लग गई, क्लोथ्स के ऊपर भी बनने लग गई, इसको बनाकर हैंड बैग्स बिकने लग गए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, राइट? अब केरला मुराल्स में क्या छापा जाता है भाई? कौन सी पेंटिंग्स होती हैं? तो इसमें भी मिथोलॉजिकल कहानियाँ, यानी कि जो भगवान से रिलेटेड कहानियाँ हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, इसका पिक्चराइजेशन हमें मिला है। देखो, जितनी भी हमने पेंटिंग्स पढ़ी ना, उसमें अगर आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर मेंस पर्सपेक्टिव से बात करें तो 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को मेजरली याद रखने, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि भाई पेंटिंग जुड़ी किस क्षेत्र से है, क्वेश्चन बन सकता है। इसकी शुरुआत किस समय पर हुई है, ये किन कहानियों को रिप्रेजेंट करती है, और चौथा, ये कौन से कलर्स का उपयोग करती है। अगर ये चीज़ें हमको थोड़ी सी ध्यान में रहेंगी तो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स और मेंस। एक लास्ट पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो है पिछवई पेंटिंग। क्या नाम है? पिछवई। अब पिछवई नाम से क्या समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी चीज़ के पीछे है। ठीक है, इसी चीज़ को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो पिछवई पेंटिंग्स होती हैं उसका मेजरली मतलब ये है कि नाथवाड़ा का जो रीजन है, कौन सा रीजन है? नाथवाड़ा का जो रीजन है, यहाँ पर होते थे कृष्ण टेम्पल, यानी कि कृष्ण भगवान के मंदिर। ठीक है, अब हुआ क्या कि 10वीं शताब्दी के आसपास, 10th सेंचुरी एडी के आसपास पिछवई पेंटिंग्स हमें नाथवाड़ा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हुई नजर आई। अच्छा, इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि ये जो कृष्ण गॉड की मूर्ति होती थी, आइडल होती थी ना, उसके पीछे ये पेंटिंग्स लगाई जाती थी। तो नाथवाड़ा के क्षेत्र में कृष्णा आइडल के पीछे, backward of the Krishna idol, these paintings were applied which genuinely make the temple beautiful, जो टेम्पल को और ज़्यादा ब्यूटिफाई करता था अपने मोटिव से, अलग अलग सिंबल से। ठीक है, इसमें आप कृष्ण भगवान की हैं तो भैया कृष्ण की कहानियों को सुनाती होंगी। आपको तो पता है कि कृष्ण लॉर्ड से रिलेटेड कहानियाँ जो हैं वो इतनी हैं कि हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पिक्चर्स फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पेंटिंग्स जो है वो पहले
एक ही उद्देश्य के साथ, एक ही एम के साथ बनाई गई थी कि हम ब्यूटीफाई करेंगे। क्या करेंगे? ब्यूटीफाई करेंगे कृष्णा टेम्पल को और सुंदर बनाएंगे। लेकिन इसका भी कमर्शलाइजेशन हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण टेम्पल तक सीमित नहीं है, आज ये कैनवास में उतरकर मार्केट में इजीली आप लोगों को अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आज हमने 10 पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। ऐसे ही कुछ लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे आज हमने पेंटिंग्स पढ़ी हैं, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे, हम टेम्पल आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, और जितना भी भारत का और मध्य प्रदेश का कल्चर मैं आपको बता सकती हूँ जो आपकी हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो, कल्चरल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो हम लेक्चर्स में देखेंगे। एंड करने से पहले एक काम में करेंगे कि हम एक बार यहाँ पर पेंटिंग्स को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, सिर्फ उनकी जगहों को। पिछवाई पेंटिंग्स आपने कहाँ देखी? नाथवाड़ा के क्षेत्र में देखी। केरला मुराल्स नाम से जुड़ा है, तो ये किससे रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। पट्टाचित्र हमने कहाँ देखा मेजरली? ये उड़ीसा के रीजन में देखा। ठीक है, इसके बाद गोंड पेंटिंग्स कहाँ से जुड़ी है बेटा? तो गोंड पेंटिंग्स जुड़ी है सेंट्रल इंडिया से, और गोंड ट्राइब के लोग इसको मेजरली बनाते हैं। मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स, गोल्ड सिल्वर की लग्जरी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। कौन बनाता था? मुगल्स बनाते थे। ठीक है, और इसमें भी किसने सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बनवाई हैं? तो जहांगीर ने सबसे ज़्यादा। देखो, शाहजहां ने सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स बनाए, बिल्डिंग बनवाई है, और गोल्डन रीजन ऑफ पेंटिंग्स किसका होता था? तो वो जहांगीर का होता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं कलमकारी पेंटिंग्स पे। कलमकारी पेंटिंग्स कहाँ प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है, जिसमें हाथ और ब्लॉक्स दोनों का उपयोग किया जाता है, इसी के लिए इसको हम कलमकारी कहते हैं। फायर पेंटिंग्स राजस्थान में, जो वहाँ के हीरोज की जो कहानियाँ हैं, उनके वेलर, उनके पावर की जो कहानियाँ हैं वो बताती हैं। कालीघाट पेंटिंग, काली टेम्पल जो कि कलकत्ता में हुआ करता था, उसकी पिक्चराइजेशन हमें बताती है। वारली पेंटिंग हमने कहाँ देखी? नासिक के क्षेत्र में देखी, जो कि शाद्री ट्राइब्स के द्वारा बनाई जाती है। और एक आखिरी पेंटिंग्स मैंने आपको बताई, मधुबनी पेंटिंग्स, जो मिथिला रीजन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये सारी पेंटिंग्स जो हैं आज के समय पर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड पेंटिंग है। पूरे विश्व ने इसको एक डेफिशिएंट या डिफरेंट आर्ट फॉर्म और डिफरेंट इंडियन कल्चर के रूप में इसको स्वीकारा है, और इसी का रिप्रेजेंट हम पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए फोर्स MPPSC के साथ जुड़े रहें। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि फोर्स ने अपने ऐप को प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है। अगर आप घर पर बैठकर ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लासेस अवेल करना चाहते हैं, तो एक्सपर्टीज़, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज़ के द्वारा वहाँ पर लेक्चर्स आप लोगों के लिए डाले जा रहे हैं। यू कैन ईजिली अवेल इट। घर बैठकर बढ़िया उसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको इंदौर आना है। ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल है, एज पर योर विश। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स MPPSC के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।